हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं शंकर अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न एक्सेल विद शंकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में यूज आने वाले जो हमें प्रतिदिन यूज आते हैं उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखेंगे। मेरे कई सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भेजी है कि सर आप एक वीडियो के अंदर डेली रूटीन में आने वाले फॉर्मूला लेकर के वीडियो बनाएं, ताकि हमें एक ही वीडियो के अंदर वो सारे फॉर्मूलाज सीखने को मिले। दोस्तों, ये तो संभव नहीं है कि अगर मैं एक ही वीडियो के अंदर डेली यूज में आने वाले सारे फॉर्मूला लूँ तो वो एक वीडियो के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो कुछ बड़ा बनने वाला है। और इसके अंदर मैंने यूज में आने वाले सम, मीन, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम इफ, सम इफ्स, वी लुकअप, एच लुकअप, टुडे, नाउ, तो ये कुछ फॉर्मूला और साथ में इंडेक्स, ये कुछ फॉर्मूला को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने, लेकिन फिर भी ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा और आपको पैसेंस के साथ देखना है अगर आप वीडियो देखकर कुछ सीखना चाहते हैं तो। एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा का पूरा अकाउंटेंसी एक्सेल के ऊपर डिपेंड है। अगर हम दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करते हैं, टेली या टेली जैसे और भी मार्ग व्यापार जैसे बहुत सॉफ्टवेयर है, और अगर उन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो भी हमको एक्सेल से कनेक्ट करना ही पड़ता है। तो एक्सेल में हम हमारे काम को कितनी आसानी से कितनी जल्दी से कर सकते हैं, और उस काम को करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला सीखने हैं और वो फॉर्मूला किस तरह से यूज में लाए जाते हैं, आज की ये वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम सम, मीन, मैक्स, काउंट और एवरेज से। सम सम क्या करता है? हमारी पूरी रेंज का सम करता है। सम हम कितने तरीके से कर सकते हैं, और सम को सीखने के लिए हमें कौन कौन सा फॉर्मूला सीखना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला सारे फॉर्मूले में अच्छे हैं जो हमारे काम को आसान बनाएगा, ये सब कुछ देखेंगे। इसी तरह मीन, मैक्स, काउंट और एवरेज के बारे में भी। सम के लिए हम जब सम करते हैं तो पहले मैं यहाँ पे कुछ छोटे से नंबर लेता हूँ। मैंने लिया 12, 13 और 43। अगर हमारे पास इस तरह का कोई छोटा डेटा है तो हम उस डेटा का सम कैसे कर सकते हैं? मैं हम इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू, और फिर कीबोर्ड से 12 टाइप करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, 13 टाइप करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, और 43 टाइप करेंगे। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा सम हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो तरीका है इसमें हमने इक्वल टू 12, देन 13 और फिर 43, ये सबको प्लस किया है। ये हमारा न्यूमरिक टोटल है जो हम नंबर वाइज कर रहे हैं। इससे अगर कभी हमें किसी सेल के अंदर कोई चेंज करना पड़े तो उसका इफेक्ट हमारे टोटल में नहीं आएगा। अगर हमें हमारे चेंज किए हुए सेल का टोटल हमारे सम के अंदर चाहिए तो हम इस तरह से सम नहीं करेंगे। तब हम करेंगे इक्वल टू, और फिर ये जो 12 है इसका जो सेल रेफरेंस है O6, वो लेंगे। जैसे ही हम सेल में क्लिक करेंगे O6 रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम प्लस का साइन लेंगे, उसके बाद O7 प्लस का साइन लेंगे, और O8। फ्रेंड्स, यहाँ पे O6 की वैल्यू 12 है तो एक्सेल इसको 12 रीडिंग करेगा। O7 की वैल्यू 13 है, एक्सेल इसको 13 रीडिंग करेगा। और O8 की वैल्यू 43 है तो एक्सेल इसको 43 रीडिंग करेगा। और इस तरह से ये इसका सम करके दे देगा। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस होता है तो इसका असर हमारे टोटल में आ जाएगा, हमारे सम में आ जाएगा। वो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सेल रेफरेंस से हमने टोटल किया है। सेल रेफरेंस का मतलब है कि हमने यहाँ पे जो सम किया है उसके अंदर सेल का रेफरेंस दिया है। O6 सेल,
O7 सेल और O8 सेल, यानी O6 की जो वैल्यू है उसको ही सम फॉर्मूला रीड करेगा, और O6 की वैल्यू जब जब चेंज होती रहेगी फॉर्मूला के अंदर वो वैल्यू की रीडिंग अलग होती जाएगी, और इससे हमारा ये जो सम है ये चेंज होता रहेगा। आते हैं हम, अगर हमारे पास बड़ी संख्या में नंबर है, जैसे यहाँ पे काफी सेल्स में नंबर है, तो हम किस तरह से इसका सम कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इक्वल टू ये सेल प्लस ये सेल प्लस ये सेल करेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा इसको प्लस करने में। तो इसके लिए यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है सम। सम फॉर्मूला यहाँ पे लाने के लिए हम इक्वल टू सम लिखकर ब्रैकेट लेंगे, अदरवाइज इक्वल टू के बाद जैसे ही हम एस लेंगे तो यहाँ एस से रिलेटेड फॉर्मूला आ जाएंगे। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि सम का जो फॉर्मूला है वो नीचे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। अब अगर इस तरह से ढूंढने में हमको प्रॉब्लम होती है या वो फॉर्मूला बहुत नीचे है, तो हम यहाँ फॉर्मूला में सम के आगे यू भी लगा देंगे। जब हमने यहाँ पे लिखा था सम में एस के आगे यू लगाएंगे, तो अब एस यू से यू आने वाले सारे फॉर्मूले हमें यहाँ दिखाई देंगे। सम पे हम डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम टेप बटन को प्रेस करके सम फॉर्मूला को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी टॉपिक के ऊपर मेरे अलग अलग वीडियो है, अगर आप चाहें तो वहां पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ सम का फॉर्मूला लगाने के बाद हम ये पूरी रेंज को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। अगर रेंज सिलेक्ट करने में कभी माउस से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पहले सेल को सिलेक्ट करके शिफ्ट बटन दबा करके लास्ट के सेल को सिलेक्ट कर सकते हो, इससे पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। सम फॉर्मूला के बाद हमने रेंज सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद हमें एक ब्रैकेट, जो कि ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ था, वो ब्रैकेट यहाँ क्लोज करना है। अगर हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं तो ठीक है, और अगर ब्रैकेट को क्लोज नहीं करते हैं तो क्लोजिंग ब्रैकेट एक्सेल खुद लगा लेता है, हम सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये रेंज का सम आ जाएगा। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि ये जो रेंज का सम है यहाँ पे आ गया है। अगर इस रेंज के अंदर कोई भी नंबर हम चेंज करते हैं तो वो चेंज ये सम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो सम है ये पूरी रेंज का है। सम करने के लिए हम यहाँ पे ऑटो सम से भी सम को कर सकते हैं। होम टैब के अंदर ये ऑटो सम जो सिग्मा का मार्क है, यहाँ पे अंदर अगर हम जाएंगे तो ये सम से हम ऑटो सम को ले सकते हैं। यहाँ पे हमने सम फॉर्मूला लिया D6 से D21, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे इसका सम आ जाएगा। हमने यहाँ पे देखा कि सम करने के लिए हम इक्वल टू सम और रेंज लेके भी सम कर सकते हैं, और डायरेक्ट ऑटो सम से भी कर सकते हैं। सम के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी है जो कि सम के लिए यूज होती है। वो शॉर्टकट है अल्ट के साथ इक्वल टू। कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करेंगे और इक्वल टू को प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे सम हो जाएगा। सीट जूम हो गई थी, उसको मैंने ठीक किया। अब अगर हम अल्ट प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करते हैं, अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं तो भी सम हो जाएगा। यहाँ पे अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करने के बाद भी हमें रेंज लेनी पड़ रही है, लेकिन मैं फिर से ये करता हूँ क्योंकि लग रहा है कीबोर्ड में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, तो मैं ठीक करके इसमें अल्ट के साथ सम का फीचर यूज करता हूँ। तो यहाँ अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करते हैं। अब हो गया, क्योंकि मैं एक दूसरी कीबोर्ड और यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर फंक्शन की वगैरह का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, तो हम अल्ट इक्वल टू के साथ भी सम कर सकते हैं। और ये जो अल्ट इक्वल टू है वो यहाँ पे ऑटो सम के अंदर हम देख भी सकते हैं। जैसे ही मैंने सम पे क्लिक किया एक नई विंडो आई, इसी विंडो के अंदर ही आप देख सकते हो सम का शॉर्टकट है अल्ट प्लस इक्वल टू।
अल्ट प्लस इक्वल टू से भी हम सम कर सकते हैं। यानी सम के लिए हमने और एक फीचर देखा जो हमें सम करने में मदद करता है, और वो फीचर का नाम है अल्ट प्लस इक्वल टू। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, अल्ट देन प्लस और इक्वल टू। यहाँ से फॉर्मेट को कॉपी करता हूँ और ये फॉर्मेट को इसके ऊपर डाल देता हूँ। इसी तरह अगर ये रेंज का मीन मीन यानी मिनिमम संख्या, यानी ये रेंज के अंदर कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ये निकालने के लिए हम मीन फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन फॉर्मूला यूज करने के लिए भी हर फॉर्मूला की तरह हम इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम लिखेंगे मीन और देन ब्रैकेट, और उसके बाद ये रेंज को लेंगे। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये रेंज का मीन यानी छोटी संख्या यहाँ पे आ जाएगी। अब भी जो हमने मीन निकाला है वो जिस रेंज का निकाला है वो ये रेंज है। ये रेंज में सबसे छोटी संख्या 25 है। अगर यहाँ पे रेंज के अंदर कोई भी और छोटी संख्या डालते हैं जो 25 से छोटी हो, तो यहाँ पे हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। वो काउंट करता है काउंट फॉर्मूला जितने भी सेल है सारे सेल को काउंट करता है और एवरेज हमारी रेंज में से एवरेज निकाल के देता है। सम फॉर्मूला हमने यहाँ देखा, मीन फॉर्मूला भी हमने यहाँ करके देखा। अब अप्लाई करते हैं मैक्स इक्वल टू मैक्स, और मैक्स के बाद हम वापस से टेप या यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, या हम टेप बटन भी प्रेस कर सकते थे, और फिर यहाँ से पूरी रेंज को लेते हैं जिसके अंदर का मैक्सिमम यानी मैक्स नंबर निकालना है। तो हमने रेंज H22 नीचे की भी ले ली थी, इसको यहाँ से हम 21 तक करते हैं क्योंकि ये रेंज हमारी आगे बढ़ गई थी, और जिस सेल में मैक्स निकालना था वो सेल को भी टच कर गया था, वो सेल को हमें नहीं लेना था। तो ये रेंज के अंदर जो मैक्स यानी मैक्सिमम संख्या है वो 94 है। 94 ये रेंज के अंदर मैक्सिमम संख्या है, और इससे बड़ी संख्या यहाँ कोई नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई संख्या उससे बड़ी कर देते हैं, जैसे मैंने किया 100, तो अब हमारा जो मैक्स होगा वो 100 आ जाएगा। काउंट के लिए भी हम सेम इसी तरह फॉर्मूला लगाते हैं जिसका नाम ही काउंट है। काउंट देन ब्रैकेट, और जिस रेंज का काउंट करना है यानी जिस रेंज के अंदर सेल्स को काउंट करने हैं वो सेल्स को हम यहाँ पे लेंगे। ये पूरी रेंज का काउंट 16 है, तो यहाँ पे 16th आंसर आया है। और अब आखिरी फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज के लिए हम एवरेज और फिर सारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ये पूरी रेंज का एवरेज शो कर रहा है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम सम, मीन, मैक्स, काउंट और एवरेज फॉर्मूला के द्वारा सम यानी टोटल निकाल सकते हैं, मीन यानी छोटी संख्या निकाल सकते हैं, मैक्स यानी बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, काउंट यानी सेल को काउंट कर सकते हैं, और एवरेज हमारे दिए गए नंबर्स का एवरेज निकाल सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि मीन, मैक्स, काउंट और एवरेज के लिए हम और क्या यूज कर सकते हैं, जो हम यहाँ पर इक्वल टू लगा करके यूज कर रहे थे। डायरेक्ट ऑटो सम के अंदर भी हमारे पास एवरेज के लिए, काउंट के लिए, मैक्स के लिए और मीन के लिए फीचर्स है जो डायरेक्ट काम करता है। इसके लिए हमें इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने सम के लिए किया था। ये सारे ऑटोमेटिक काम करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक काम करते हैं किस तरह, जब हमें मीन निकालना है तो सबसे पहले हम वो सेल में क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें मीन निकालना रहे। ये सेल में हमने क्लिक किया और ऑटो सम के अंदर जाके हम मीन फीचर को क्लिक करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू मीन, और जिस रेंज का मीन निकालना है वो रेंज यहाँ पे आ चुकी है, हम सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरह मैक्स के लिए भी जिस सेल में मैक्सिमम निकालना है वो सेल को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मैक्स फीचर को क्लिक करेंगे। काउंट फॉर्मूला के लिए भी उसी प्रोसीजर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ऑटो सम के अंदर काउंट नंबर्स में जाएंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, और फिर आते हैं एवरेज के अंदर। ऑटो सम के अंदर हम एवरेज के में जाएंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू एवरेज, और जो रेंज है L6 से लेके L21 वो सिलेक्ट हो गई है।
ये ऑटो फीचर के अंदर जो हमने पांचों फॉर्मूला देखा है, अगर इसमें ये रेंज चेंज करनी है, पूरी रेंज का एवरेज नहीं निकालना है या काउंट नहीं निकालना है, तो हमारा कर्सर हमेशा ब्रैकेट के अंदर रहता है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। तो इसको हम यहाँ से चेंज करके अपनी रेंज को चेंज कर सकते हैं। अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो इतनी ही रेंज का हमें एवरेज मिलेगा। क्योंकि हमें पूरे का निकालना है, इसलिए मैं पूरा ले लेता हूँ। इसके पहले अभी जो मैंने बताया रेंज छोटी करना, ये खाली समझाने के लिए मैंने बताया था। तो हमें पूरी रेंज का लेना है, हमने पूरी रेंज का लिया और एंटर प्रेस करते हैं। दोस्तों, सम, मीन, मैक्स, काउंट और एवरेज एक्सेल में बहुत यूज होते हैं। सम तो सबसे ज़्यादा यूज होता है। सम फॉर्मूला या मीन, मैक्स, काउंट, एवरेज को और भी हम एडवांस तरीके से कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास रेंज बड़ी हो और एक रेंज का सम करना हो और उसी सम को नीचे के रेंज के इक्वल होते हुए करते जाना है। कैसे, ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले मैं सम और सम इफ फॉर्मूला ले लेता हूँ। वी लुकअप, एच लुकअप ले। दोस्तों, मैं अभी समीप और समीप्स फॉर्मूला लेता हूँ। उसके बाद वी लुकअप और एच लुकअप, टुडे, नाउ और इंडेक्स लेने के बाद अगर समय बचता है तो इस पे और डिटेल में जाएंगे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में देखेंगे। हम आते हैं समीप और समीप्स में। यहाँ हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर हमें सम इफ और सम इफ्स निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे और ये सम इफ और सम इफ क्या काम करता है, ये वीडियो में हम सीखेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ। यहाँ भी इन सेल्स को मर्ज किया, मर्ज करने के बाद सम इफ्स। अब ये सम इफ और सम इफ्स क्या होता है, इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से समझेंगे। ये एक डेटा है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ तीन ही नाम है, राम, श्याम और अजय। नीचे ये सारे नाम जो है इसी नाम को रिपीट किए गए हैं। ये डेटा है किसी एक शॉपिंग मॉल का। ये हम सिर्फ समझने के लिए लेते हैं कि ये डेटा है किसी एक शॉपिंग मॉल का, जिसमें तीन सेल्समैन है, राम है, श्याम है और अजय है। उन लोगों ने, राम ने किसी कस्टमर को ये अमाउंट का गुड्स यानी माल सेल किया है, श्याम ने ये अमाउंट का सेल किया है और अजय ने ये अमाउंट का सेल किया है। रिपीट, अगले कस्टमर को राम ने ये अमाउंट का सेल किया है, श्याम ने ये अमाउंट का और अजय ने ये अमाउंट का। नीचे इसी तरह राम ने, राम ने, राम ने, राम ने, ये इस तरह से 6 बार या 6 बार राम का डेटा है, 5 या 6 बार श्याम का है और अजय का भी है। ये रेंज के अंदर हमें सम नहीं निकालना है। अगर सम निकालना रहे तो हम डायरेक्ट अल्ट इक्वल टू से या सम फॉर्मूला से यहाँ निकाल सकते हैं। हमें सम निकालना है सिर्फ राम का, यानी ये डेटा में से इस वैल्यू को सम करना है, ये वैल्यू को सम करना है। मैं इसको जरा फॉर्मेटिंग करता हूँ। ये वैल्यू को सम करना है, फिर ये वैल्यू को सम करना है, ये वैल्यू को सम करना है, इसको सम करना है, इसको सम करना है और इसको सम करना है।
यानी हमको एक कंडीशन के आधार पे सम करना है, और कंडीशन ये है कि अगर हमारे ये रेंज में राम हो तो उसके सामने के डेटा को ही सम करना है, और बाकी जो डेटा है उसको सम में नहीं लेना है। तो कंडीशन के आधार पे जो सम करना है, उस सम को हम सम इफ कहते हैं एक्सेल के अंदर। इफ यानी एक कंडीशन होती है कि अगर कुछ पर्टिकुलर चीज हो, जैसे यहाँ पे अगर ये डेटा के अंदर राम है तो ही सम करना है, पूरे का सम नहीं करना है। तो इसमें कंडीशन आ गई सम इफ के अंदर, इफ की जो कंडीशन है वो कंडीशन है राम। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला सम इफ। और जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि फॉर्मूला के आर्गुमेंट्स क्या है, यानी ब्रैकेट में फॉर्मूला को क्या क्या चाहिए। मैं जरा ये सेल को फॉर्मेटिंग करता हूँ। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू शामिल। जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया और ब्रैकेट दिया तो हमारे पास इसके आर्गुमेंट्स आ गए। सबसे पहला आर्गुमेंट है रेंज। रेंज यानी कौन सी रेंज है जिसके अंदर से हमें कंडीशन लेनी है, तो वो रेंज है हमारी ये वाली। ये रेंज के अंदर से हमें कंडीशन लेनी है, तो वो रेंज हमने पूरी दे दी। और रेंज का आर्गुमेंट पूरा होने के बाद हम लगाएंगे कोमा, और कोमा के बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मींस कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारी राम है, कि अगर राम हो तो ही हमको श्रम करना है। और उसके बाद हमारे पास वापस कोमा लगाना है अगले क्राइटेरिया में जाने के लिए। अगला क्राइटेरिया है सम रेंज। सम रेंज यानी कौन सी रेंज है जिसको सम करना है, तो ये रेंज है, ये रेंज को सम करना है, और ये रेंज के अंदर से हमें राम का सम निकालना है। ये रेंज में से ये टोटल में राम का जो सम हुआ है वो ये 6 सेल का हुआ है, जिसका आंसर है 1088814। अगर हम मैनुअली चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं कि क्या ये आंसर सही है। यहाँ लगाया हमने इक्वल टू, और इक्वल टू लगाने के बाद ये सेल जो राम से रिलेटेड है डेटा, और फिर प्लस किया, उसके बाद ये सेल प्लस किया, ये सेल प्लस किया, वापस ये सेल को भी प्लस किया, इसके बाद ये सेल में आए प्लस किया, और ये सेल। फिर जैसे ही एंटर प्रेस किया तो हमारा आंसर वही आया जो समीप से आया था। यानी हम ये समझ सकते हैं कि समीप ने सही रिप्लाई किया है। और ये तो हम जानते ही हैं कि फॉर्मूला गलत रिप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए हमने वो चेक करके देखा है। अगर हमें राम श्याम और अजय तीनों का अलग अलग ऐसे निकालना है, तो राम की जगह अगर श्याम का निकालना है तो हम इसके अंदर जाके एडिट करके ये जो C4 सेल थी जो राम की थी उसकी जगह हम C5 कर देंगे। अब अगर ये यहाँ पे भी डबल क्लिक करके हम कर सकते हैं कि ये जो रेंज है C4 की जगह अब हम C5 कर देंगे। C5 करने से वो श्याम के साथ कनेक्टेड हो जाएगी। और अगर फिर से इसको एडिट करते हैं और C6 करते हैं तो C6 करते ही ये अजय के साथ कनेक्टेड हो जाएगी और अजय का सम आ जाएगा। दोस्तों, इसको और आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो क्राइटेरिया यानी कंडीशन लेते हैं वो राम श्याम या अजय को यहाँ से नहीं लेके किसी एक ब्लैंक सेल से लेते हैं। या तो पहले वहां पे एक नाम लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। नाम कैप्स या स्मॉल लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल टू समीफ, और फिर जो रेंज लेनी है वो रेंज हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद कोमा, जो हमारा आर्गुमेंट के हिसाब से है कि पहला आर्गुमेंट के बाद कॉमा देना है। फिर क्राइटेरिया। इस बार जो क्राइटेरिया है राम हम यहाँ से नहीं लेंगे, वो क्राइटेरिया हमारा ये सेल में है। ये क्राइटेरिया अभी हमें दिख नहीं रहा है, अगर इसको हम फिर से एक बार हटा के जिस सेल में हमने फॉर्मूला लगाया है उसको लेफ्ट अलाइन में कर देते हैं, तो वो हमारा लेफ्ट साइड नहीं खिसकेगा। और यहाँ पे जाने के पहले पहले लगाए गए फॉर्मूला को मैंने कट करके रखा था, तो कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मुझे राम को लेना है, यहाँ से नहीं लेके हम यहाँ से लेंगे।
कंडीशन हमारी कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी सेल से, लेकिन कंडीशन सेम होनी चाहिए। राम तो राम होनी चाहिए, श्याम यहाँ आ जाएगी। इसके सिवा अगर और कोई कंडीशन रहेगी तो एरर बता देगा, क्योंकि राम हमारे पास यहाँ पे है और हमारे रेंज में भी राम है। तो कंडीशन को हम यहाँ से लेंगे और फिर कोमा सम रेंज को यहाँ से लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे जो राम का सम है वो आ जाएगा। अगर हमें श्याम का चाहिए तो अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये रेंज में श्याम को लेना है और इस तरह से श्याम का टोटल यहाँ मिल जाएगा। और अगर अजय को लेते हैं तो अजय का टोटल यहाँ मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल विद शंकर। इस चैनल में मेरे करीबन 118-20 के आसपास वीडियो है और वीडियो को बहुत ही डिटेल में बताया गया है। तो अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, आपके जो भी कमेंट है फीडबैक में जरूर दें। आते हैं हम हमारे वीडियो में और फिर से आगे देखते हैं कि अजय की जगह हम श्याम करते हैं और श्याम की जगह राम करते हैं तो समीप हमारा जो टोटल है वो चेंज होकर बताता है, क्योंकि जब यहाँ पे राम रहता है तो वो राम का सम दिखाता है, और जब अजय रहता है अजय का सम दिखाता है, और जब श्याम रहता है तो श्याम का सम दिखाता है। इसी चीज को और आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम ये सेल में क्लिक करेंगे और जाएंगे डेटा के अंदर। डेटा के अंदर जाकर के हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन के अंदर एक जो डायलॉग बॉक्स हमें यहाँ पे मिला है, एनी अलाउ के अंदर एनी वैल्यू जो पहले से बाय डिफॉल्ट रहता है वहां से चेंज करके लिस्ट में आएंगे, और सोर्स के अंदर वो 3 नाम ही सिर्फ लेंगे जिसकी हमें लिस्ट बनानी है ड्रॉप डाउन की, और यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई राम की, श्याम की और अजय की। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर सकते हैं और ये इसको राइट अलाइनमेंट से राइट साइड कर सकते हैं। अब अगर हमें श्याम का टोटल देखना है समीप में तो ये शाम का टोटल है। अगर राम का देखना है तो हम राम का देख सकते हैं, और अजय का देखना है तो हम अजय का देख सकते हैं। दोस्तों, सम इफ से हम कंडीशन वाइज अपने टोटल को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिया है, एग्जाम्पल बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे कि हमारे घर के खर्चे में वेजिटेबल अलग है, मिल्क अलग है और राशन का अलग है। हमने राशन के खर्च, मान लीजिए यहाँ राशन का खर्च लिखा है, वेजिटेबल का खर्च लिखा है और मिल्क का खर्च लिखा है, और ये हमारा हर महीने का या हर हफ्ते का अलग अलग है। तो अगर हमें सिर्फ राशन का खर्च या मिल्क का या वेजिटेबल का निकालना है तो हम सम इफ से निकाल सकते हैं। इस तरह सम इफ कंडीशन से हम बड़े से बड़े डेटा में से अपने कंडीशन के हिसाब से किसी पर्टिकुलर डेटा का सम निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं सम इफ्स के अंदर। सम इफ्स क्या करता है कि जब हमारे पास डेटा होता है और वो डेटा में से दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन, दो से ज्यादा 255 कंडीशन तक जाती है सम इफ्स के अंदर। तो सम इफ्स के अंदर अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन है तो उसका सम कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, सम इफ्स के लिए मिनिमम दो कंडीशन होनी चाहिए। हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर सेम मैंने यही नाम का डेटा लिया है और नाम के अंदर वही सेम नाम लिया है, और यहाँ पे बीच में एक और कॉलम ऐड करके मैंने डाला है संडे मंडे ट्यूसडे, और नीचे यही संडे है, मंडे है और ट्यूसडे, तीन ही नाम हमारे रिपीट यहाँ पे है। और यहाँ ये जो कॉलम है इसके अंदर अमाउंट है। सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि ये 3 सेल्समैन हैं और किसी शोरूम के सेल्समैन हैं। अब जिस शोरूम में वो काम करते हैं वहाँ उनको मंथली सैलरी मिलती है, लेकिन संडे की छुट्टी होती है। अगर संडे को किसी भी सेल्समैन को बुलाया जाता है या वो काम पे आता है तो उसको अलग से तनख्वाह का परसेंटेज दिया जाता है, तनख्वाह के अंदर परसेंटेज दिया जाता है, और वो जो परसेंटेज है उससे वो पहले की जो सैलरी है वो उतनी ही फिक्स रहती है। लेकिन जो परसेंटेज है सैलरी का, वो क्या रहता है कि संडे को वो जितना भी सेल्स करते हैं,
संडे को वो जितना भी सेल्स करते हैं वो सेल्स का कुछ परसेंटेज उनको मिलता है। वो 2% हो सकता है, 5% हो सकता है या कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जो डेटा है वो राम का है, श्याम का है और अजय का है। और डेटा के अंदर राम का संडे भी है, डेटा के अंदर राम का वापिस संडे है, डेटा के अंदर राम का संडे है, राम का मंडे भी है, राम का संडे है और राम का ट्यूसडे भी है। अगर हमको ये डेटा में से सम निकालना है कि कंडीशन एक में राम हो और कंडीशन दो में संडे हो, तो ही ये डेटा में से उस वैल्यू को लेके सम करे, बाकी वैल्यू को छोड़ दे। राम यहाँ है, संडे है, ये वैल्यू है। राम है, संडे है, ये वैल्यू है। राम संडे और ये वैल्यू है। राम है, संडे है, ये वैल्यू है। लेकिन राम के साथ संडे नहीं है, ये वैल्यू को ना ले। और राम के साथ संडे है, ये वैल्यू को ले। और राम के साथ ट्यूसडे ये वैल्यू को नहीं ले। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सम इफ्स। अब सम इफ्स के जो आर्गुमेंट होते हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो सम इफ्स के आर्गुमेंट में हमारे को दो कंडीशन बतानी पड़ती है। पहली कंडीशन हमारी नाम है और दूसरी कंडीशन सन है। मैं इसको भी अलग अलग सेल में ले लेता हूँ ड्रॉप डाउन की तरह, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था। तो पहले मैं ड्रॉप डाउन से ले लेता हूँ, वो हमें बाद में आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। डेटा के थ्रू अलाउ के अंदर लिस्ट में जा करके हम पहला जो ड्रॉप डाउन है वो बनाते हैं राम श्याम अजय का। यहाँ पे हमने बनाया है, देख सकते हैं आप। और दूसरा फिर जो बनाते हैं, इसको भी मैं फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। यहाँ से फॉर्मेट को कॉपी करते हैं होम टैब में से और फॉर्मेट को कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने राम के लिए बनाया और अब यहाँ पे बनाना है हमें संडे मंडे ट्यूसडे के लिए। तो वापस फिर से हमको डेटा में जाना पड़ेगा और डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा। तो ये सेल को क्लिक करके जहाँ हमको बनाना है, कर्सर हमारा वहाँ रहना चाहिए। डेटा में जाएंगे, डेटा को क्लिक करके डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन के अंदर जो अलाउ है, अलाउ में हम लिस्ट में जाएंगे। लिस्ट के अंदर सोर्स में हम जाएंगे संडे मंडे ट्यूसडे में और यहाँ से इसको लेंगे। यहाँ इसके ऊपर भी फॉर्मेटिंग डाल देते हैं। होम टैब में फॉर्मेट टेबल से लेकर के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे समीप्स, जिसके लिए हम लगाएंगे समीप्स का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे लगाएंगे समीप्स का फॉर्मूला। तो मैंने लिया यहाँ पे, पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं। लेते हैं इक्वल टू सम इफ्स और सम इफ्स के बाद पहला जो हमारा आर्गुमेंट है वो है सम रेंज। सम रेंज यानी जिस रेंज को सम करना है। सम इफ में ये लास्ट में था और सम इफ्स में ये पहले है। तो हमें पहले सम इफ्स की रेंज को देनी पड़ेगी जो कि हमारी यहाँ पे है। ये रेंज को देने के बाद हम जाएंगे कॉमा से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद सेकेंड आर्गुमेंट है क्राइटेरिया रेंज वन, जो कि ये वाली है। क्राइटेरिया रेंज वन को हम यहाँ से लेंगे, फिर देंगे कोमा। कोमा देने के बाद वापिस है क्राइटेरिया वन। क्राइटेरिया वन यानी किसका श्रम निकालना है। अगर हमें श्रम राम का निकालना है, श्याम का या अजय का, कोई भी नाम को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो अभी जो भी नाम है हम वो नाम को ही लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नाम है श्याम, तो हम श्याम को लेते हैं ड्रॉप डाउन में और कॉमा लगाने के बाद इसके बाद जाते हैं क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया रेंज टू हमारे पास यहाँ पे है, ये क्राइटेरिया रेंज टू है। तो क्राइटेरिया रेंज टू को पूरा लेते हैं मंडे तक और फिर कॉमा लगाते हैं। इसके बाद लास्ट आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया टू। अब इसको देना है क्राइटेरिया टू, जो कि हमारा एम के बाद N4 सेल में हमने ड्रॉप डाउन बना रखा है। अगर हम किसी भी वजह से सेल को क्लिक नहीं कर सके तो सेल का रेफरेंस हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे N4 लिख देते हैं और ब्रैकेट बंद करके इसको ये करते हैं। यहाँ इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा मैं फाइट कर देता हूँ ताकि जो सेल है वो फ़ॉन्ट को रेड और इसको वाइट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। इक्वल टू सम इफ्स, जो पहला था हमारा सम रेंज हमने यहाँ पे लिया है जो कि हमारा है L4 से L21।
ये L4 सेल है, आप देख सकते हैं, और L21 लास्ट की सेल है। उसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया, जो सेकंड आर्गुमेंट था वो था क्राइटेरिया रेंज 1, वो J4 से J21 तक था। थर्ड है क्राइटेरिया 1 यानी कंडीशन 1। क्राइटेरिया 1 हमारा यहाँ पे M4 सेल में है। और फिर क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी यहाँ पे है, और क्राइटेरिया 2 N4 के अंदर है। अगर हम ये सेल को लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं, अगर इस ये सेल को लेफ्ट अलाइनमेंट में कर दूँ तो ये क्लियर पता चल जाएगा। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो M4 के अंदर क्राइटेरिया 1 और N4 के अंदर क्राइटेरिया 2 हमारा यहाँ पे है। तो इस तरह से जो अभी हमारी पहली कंडीशन है शाम, और दूसरी कंडीशन है मंडे, तो यहाँ पे शाम का मंडे का टोटल यानी सम हमारे पास है। शाम का मंडे का सम ये है, फिर शाम का मंडे का एक यहाँ पे है, शाम का मंडे का एक यहाँ पे है, दो है शाम का और मंडे का लेकर के हमारे पास सम। तो हम यहाँ पे अगर देखना चाहें तो 17,000 समथिंग और शाम का 17,000 समथिंग, कुल मिला के 17,34 यानी 35 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी वैल्यू है। हमें क्या देखना था, राम का संडे, तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन से चेंज कर देंगे राम, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन से चेंज कर देंगे संडे। तो अब जो राम का संडे का टोटल होगा वो यहाँ पे पूरा आ गया। अगर किसी सेल में कोई चेंजेस आता है तो वो चेंजेस भी हमारे फॉर्मूला में देखने को मिलेगा। अगर मैं ये संडे के सामने राम कर दूं तो अब ये सेल भी हमारा राम और संडे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और इसका टोटल भी वहां पे ऐड हो जाएगा। और यहाँ अगर राम से संडे को हटा के मंडे करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका जो सम था वो माइनस हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कोई भी नाम को चेंज करके किसी भी डे से कनेक्ट करके, जैसे अजय और ट्यूसडे अगर हमने दिया तो हम अजय के का जो ट्यूसडे का रिकॉर्ड है यहाँ पे निकाल सकते हैं। सम इफ्स फॉर्मूला को यूज करके हम हमारी एक से ज़्यादा कंडीशन को फिल्टर कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा कंडीशन अगर हमारे पास हो तो हम सम इफ्स लगा करके वो वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में, जिसका नाम है वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप और एच लुकअप एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये एडवांस एक्सेल के अंदर आते हैं। दोस्तों, वी लुकअप और एच लुकअप सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूला से हम बहुत बड़े डेटा के अंदर से किसी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कि कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में, जिसका नाम है वी लुकअप और दूसरा एच लुकअप। ये दोनों फॉर्मूला एक्सेल में बहुत यूज होते हैं, और ये सीखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम एक्सेल सीख रहे हैं तो वी लुकअप और एच लुकअप सीखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये दोनों फॉर्मूला को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि वी लुकअप और एच लुकअप में क्या फर्क है। यहाँ पे हमारे पास दो डेटा है, और दोनों डेटा बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये डेटा के अंदर जो हमारी वैल्यू जिसकी निकालनी है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो रोज में है, और जो इंफॉर्मेशन निकालनी है वो कॉलम में है। जैसे अगर हिंदी की इंफॉर्मेशन निकालनी है, हिंदी के मार्क्स निकालने हैं, तो वो कॉलम में है। तो ये अगर कॉलम से इंफॉर्मेशन अगर हमें निकालना है तो वो वी लुकअप कहलाता है। वी फॉर वर्टिकल, वर्टिकल लुकअप अगर हमको निकालना है, अगर हमारी इंफॉर्मेशन वर्टिकल यानी कॉलम में हो, तो वो वी लुकअप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सेम यही चार्ट, यही डेटा हमारे पास यहाँ पे रिवर्स करके है। जो नाम है वो नाम हमारे पास कॉलम में है, और इंफॉर्मेशन रोज में है। तो अगर रोज में से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। रोज में से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम एच लुकअप लगाएंगे। एच लुकअप से वो जो इंफॉर्मेशन है वो हमें रोज में से मिलेगी। तो अगर इंफॉर्मेशन को
कॉलम में से निकालना है तो वी लुकअप, और अगर इंफॉर्मेशन रोज में है तो एच लुकअप लगाएंगे। और बाकी दोनों फॉर्मूला के अंदर प्राय प्राय सारे आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं, सिर्फ जो एक ही आर्गुमेंट है जो दोनों में चेंज होता है, वो क्या होता है आइए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं वी लुकअप के लिए थोड़ा मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग ली, ये फॉर्मेटिंग के अंदर फ़ॉन्ट को थोड़ा वाइट लेता हूँ। अब मैं यहाँ लगाता हूँ वी लुकअप। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिया और वी लुकअप फॉर्मूला लगाकर जैसे ही फॉर्मूला नीचे सजेस्ट हुआ, टेप बटन प्रेस किया। अब ब्रैकेट के अंदर इसके आर्गुमेंट देने हैं। वी लुकअप के 4 आर्गुमेंट है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू यानी जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। वैल्यू अगर हमें प्रमोद की निकालनी है तो हम प्रमोद को क्लिक करेंगे, यानी सेल नंबर C10 को। और फिर टेबल एरे, टेबल एरे ये पूरी रहेगी। और इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर यानी जो हमारी वैल्यू है कितने नंबर कॉलम में है। हमने जो रेंज सिलेक्ट की है उसमें ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर प्रमोद का हिस्ट्री का मार्क्स निकालना है, यानी इंफॉर्मेशन हमारी हिस्ट्री की लेनी है, तो हम कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 लगाएंगे। और चौथा आर्गुमेंट जो है रेंज लुकअप, कॉमा लगाने के बाद वो हम देंगे 0 और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि प्रमोद की हिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिली है, यानी उसके जो मार्क्स मिले हैं 54 है और वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम वी लुकअप लगा करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डाटा में से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छे से डिटेल में सीखने के लिए आप मेरे चैनल में जा सकते हैं और वी लुकअप के मेरे 4 या 5 वीडियो हैं। आप वो वीडियो को देखिए, आपको वी लुकअप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अब आते हैं एच लुकअप में। तो एच लुकअप के लिए भी मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ। अब एच लुकअप फॉर्मूला में वी लुकअप फॉर्मूला के बराबर ही आर्गुमेंट होते हैं और 4 ही आर्गुमेंट होते हैं। लेकिन लेकिन जो तीसरा आर्गुमेंट होता है, थर्ड आर्गुमेंट, इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर होता है और एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर होता है। क्योंकि वी लुकअप कॉलम से इंफॉर्मेशन निकालता है, इसलिए हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ता है कि किस कॉलम में इंफॉर्मेशन है। और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल यानी रो में से वैल्यू निकालता है, इसके लिए हमको रो इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एच लुकअप और फिर टेप बटन प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू, अब हमें किसकी बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो वो है सुरेश। तो हमने यहाँ से सुरेश को क्लिक किया और अब यहाँ पे लेना है टेबल एरे। टेबल एरे ये हमारी पूरी रहेगी और फिर कॉमा, यहाँ से रो इंडेक्स नंबर। अगर सुरेश का संस्कृत के बारे का मार्क्स हमें निकालना है तो संस्कृत 1 2 3 4 5 6 नंबर रो में है, तो हम यहाँ पे रो नंबर देंगे 6 और फिर कोमा दे करके देंगे 0। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं हमने किसका यहाँ पे निकाला था, सुरेश का, और सुरेश का संस्कृत का निकाला था, तो ये 17 यहाँ पे 70 यहाँ पे राइट है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल में जाके वी लुकअप और एच लुकअप के अलग अलग से वीडियो देखें, उसमें आप और भी अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि वहाँ पे और बहुत ही डिटेल में बताया गया है। कारण कि वो वी लुकअप और एच लुकअप के अलग अलग वीडियो है और यहाँ पे मैं कॉम्बाइन तौर पे ले रहा हूँ। इसके बाद आते हैं हम टुडे एंड नाउ में। अब टुडे और नाउ ये जो दो फॉर्मूला है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे अभी हेडिंग कुछ बनाई नहीं है, तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ मर्ज करके। यहाँ से मैंने इसको मर्ज किया। फॉर्मेटिंग अगर कुछ डालनी है तो मैं डाल देता हूँ ताकि आप फॉर्मेटिंग के बारे में भी थोड़ा जान जाए। और यहाँ से मैंने ले लिया वाइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टुडे और इसके फॉन्ट साइज को बड़ा करता हूँ और इसकी स्टाइल को भी यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसकी स्टाइल को भी यहाँ से चेंज करता हूँ। अब इसी चीज के कॉपी करके फॉर्मेट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नाउ के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ और नाउ के बाद थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ हम सीखेंगे टुडे और नाउ।
दोस्तों टुडे फॉर्मूला क्या काम करता है कि आपको जो भी कंप्यूटर के अंदर डेट है या हमें जो भी कंप्यूटर के अंदर की डेट है वो रिटर्न देता है। किस तरह से हम देखते हैं यहाँ से। यहाँ मैं लगाता हूँ टुडे इक्वल टू टुडे, और इसके कोई भी आर्गुमेंट नहीं होते। टुडे फॉर्मूला के कोई आर्गुमेंट नहीं होते, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करना रहता है। तो यहाँ पे जो डेट है, ये सेल की साइज थोड़ी छोटी होगी, मैं बढ़ाता हूँ इसको। टुडे फॉर्मूला के साथ प्रॉब्लम, यहाँ पे टुडे मैंने लगाया, एस का मतलब है कि ये आज की जो डेट है 29/12/2020, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये डेट यहाँ पे आई है। फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल सेमीकोलन। कंट्रोल सेमीकोलन, तो दोनों में फ़र्क क्या है, इसके साथ-साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ। पहले मैंने कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस किया कीबोर्ड से, कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए सेमीकोलन प्रेस किया। आज की डेट आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे टुडे फॉर्मूला से भी आज की डेट आई है। दोनों डेट पे क्या फ़र्क है? दोनों डेट पे ये फ़र्क है कि जो हमने यहाँ पे शॉर्टकट से डेट ली है, ये डेट परमानेंट है। मतलब जिस भी शीट में हम ये अप्लाई करेंगे, बाद में जब भी वो शीट खोलेंगे किसी भी दिन, चाहे 2 दिन बाद, 5 दिन बाद या साल भर बाद, ये डेट हमारी यही रहेगी। लेकिन जो टुडे फॉर्मूला से हमने डेट ली है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो ये हमारी डेट डायरेक्ट है, यानी शॉर्टकट से ली गई है, और ये फॉर्मूला से ली गई है। तो जो टुडे फॉर्मूला से हमने डेट ली है, ये डेट डेट वाइज खुद को अपडेट करती रहेगी या करता रहेगा। कैसे? जैसे आज ये 29/12/2020 है, तो जैसे ही रात के 12 बज के पार होंगे, ये डेट अपडेट होके 30/12/2020 हो जाएगी। और कल जब भी हम ये फाइल को अगर सेव करते हैं, और कल जब इस फाइल को हम ओपन करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमको 30 तारीख की डेट में ही बताएगा कि ये डेट 30 तारीख है। लेकिन ये डेट हमारी चेंज नहीं होगी। अगर हम 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद या सालों भर बाद भी जब भी खोलेंगे, जिस डेट में ये फाइल खोलेंगे, टुडे फॉर्मूला अपडेट करके वो डेट को यहाँ पे ले आएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे एक फॉर्मूला है नाउ। नाउ फॉर्मूला क्या काम करता है, इसके लिए भी मैं यहाँ पे थोड़ी फॉर्मेटिंग करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ नाउ, एक NOW। और नाउ के भी कोई आर्गुमेंट नहीं होते, ये भी डायरेक्ट अप्लाई होता है। यहाँ से मैं सेल को जरा बड़ा करता हूँ। नाउ फॉर्मूला हम लोगों को करंट डेट देता है और करंट टाइम देता है। तो नाउ फॉर्मूला से हम करंट डेट और करंट टाइम यहाँ पे देख सकते हैं। जब मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया था, तो हमारा जो टाइम था 18.37, यानी 6:37 थर्टी 18.36, यानी 6:36 हुए थे। और अभी ये 6:37 हो गए, यानी 6:37 हो गए। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी दूसरा कुछ भी यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो वो अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये कल की डेट में चला जाएगा, तो डेट भी अपडेट हो जाएगा और टाइम भी अपडेट हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला है टाइम और डेट, टुडे और नाउ का, ये ऑटोमेटिक खुद को अपडेट करता रहता है। इसका यूज क्या है और कैसे है, इसके लिए भी आप चैनल में जाके टुडे और नाउ फॉर्मूला का वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे लास्ट फॉर्मूला में, जिसका नाम है इंडेक्स। थोड़ी देर पहले हमने वी लुकअप फॉर्मूला सीखा है। वी लुकअप और इंडेक्स में क्या फर्क है कि वी लुकअप हमेशा पहले कॉलम में ही वैल्यू को लेता है, जो हमारी सर्च वैल्यू है जिसको हमको ढूंढना है, यानी जो लुकअप वैल्यू है, और वो हमेशा राइट साइड में जाता है। लेकिन अगर वैल्यू में से लेफ्ट साइड में कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढनी रहे, अगर वैल्यू में से लेफ्ट साइड कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढनी रहे, तो वो वी लुकअप फॉर्मूला नहीं कर पाएगा। यानी वीलुकअप की एक कमजोरी है कि वो हमेशा पहले कॉलम से ही सर्च वैल्यू को लेगा और राइट साइड जाएगा। लेकिन एक ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, इंडेक्स फॉर्मूला, इंडेक्स फॉर्मूला हमारा इतना पावरफुल है कि ये किसी भी कॉलम में से वैल्यू को सर्च करेगा और लेफ्ट राइट कहीं पे भी जाएगा। कैसे? इसके लिए हम लगाते हैं इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स, और पहले इसकी एक फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा और अच्छा दिखाई दे, क्योंकि समझ में भी आना चाहिए। अब यहाँ पे लगाते हैं इंडेक्स,
और देखते हैं इंडेक्स के आर्गुमेंट क्या है। अब इंडेक्स लगा के जैसे ही हमने यहाँ पे ब्रैकेट लिया वैसे ही हमें इसके आर्गुमेंट नजर आने लगे। अब इंडेक्स फॉर्मूला का लगाते ही ब्रैकेट के अंदर इसके आर्गुमेंट शो करने लगे। आर्गुमेंट जो है वो ऊपर वाला आर्गुमेंट दिख रहा है। पहला आर्गुमेंट है एरे, फिर दूसरा आर्गुमेंट है रो नंबर, तीसरा आर्गुमेंट है कॉलम नंबर। एरे एरे यानी रेंज, कौन सी रेंज लेनी है हमको, यानी पूरी रेंज के अंदर जहाँ पे हमारा रो नंबर और कॉलम नंबर है, तो ये पूरी रेंज हम लेंगे। एरे का मतलब पूरी रेंज लेंगे। रो नंबर यानी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कौन से नंबर रो में है। अगर हमको सीमा गोस्वामी का देखना है तो यहाँ पे एक बार हम समझ लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर रो में है। तो सीमा गोस्वामी के लिए हम 7 नंबर रो लिखेंगे। यानी जब भी 7 नंबर रो की इंफॉर्मेशन कुछ भी ढूंढेंगे तो वो हमें सीमा गोस्वामी की पता मिलेगी। अगर हमें पद्मश्री कोटक की लेनी है तो 7 के बाद 8 9 10 11 11 नंबर रो में पद्मश्री कोटक की है। 10 नंबर में सिप्रा सगारिका की इंफॉर्मेशन है। इस तरह हम यहाँ से रो नंबर के हिसाब से हमारी इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं कि किसकी इंफॉर्मेशन हमको ढूंढनी है। यहाँ इंडेक्स के अंदर सबसे पहले हम एरे यानी रेंज को देंगे। तो रेंज को सिलेक्ट करते हैं और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम लेते हैं अगले आर्गुमेंट में जाने के लिए कॉमा लगाते हैं। अब रो नंबर देनी है, रो नंबर में हम देते हैं 7 नंबर, यानी सीमा गोस्वामी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर कितना है। तो यहाँ से वो कितने नंबर कॉलम में मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर कॉलम। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करेगा, 7 नंबर रो में जाएगा और उसके 6 नंबर कॉलम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी 7 नंबर रो में सीमा गोस्वामी में जाएगा और उसके सामने 6 नंबर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उठा के हमको दे देगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये जो मैंने नंबर अभी लिए हैं इसके अंदर मुझे एक कॉपी और वैल्यू पेस्ट करना चाहिए था। मैंने रेंट बिटवीन से लिया था, जो आप रेंट बिटवीन के वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीमा गोस्वामी का जो नंबर है 3542 लास्ट में है। हम यहाँ पे अब फिर से एक बार इसको एडिट करते हैं। फिर से हम यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लगाते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स फॉर्मूला लगाने के बाद हम जाते हैं एरे। एरे यानी ये एरे पूरी लेते हैं। एरे पूरी लेने के बाद यहाँ से पहले में रख के हम शिफ्ट दबा के लास्ट को में लास्ट का ले सकते हैं। और रो नंबर हमको देखना है सिप्रा सगारिका का कॉन्टेक्ट नंबर या लोकेशन देखना है। तो हम आते हैं यहाँ पे सीमा गोस्वामी 7 8 9 10, तो 10 नंबर रो का। और जो लोकेशन है 1 2 3 4 नंबर कॉलम में है। 4 नंबर कॉलम में आते हैं तो हमें यहाँ आंसर मिलता है लखनऊ। हम चेक कर सकते हैं कि लखनऊ है या नहीं है। तो फ्रेंड इस तरह से हम फॉर्मूला के अंदर इंडेक्स फॉर्मूला से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अभी हमने राइट की इंफॉर्मेशन देखी है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि रीता मिश्रा का रोल नंबर कितना है तो हम यहाँ पे इसको एडिट करते हैं और इंडेक्स के अंदर जो रो नंबर है वो रीता मिश्रा का लगाते हैं, यानी 11 12 13। इसको हम 13 में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया रो नंबर 13, यानी रीता मिश्रा की इंफॉर्मेशन हमको देगा। और कॉलम नंबर 1 यानी रोल नंबर हमें यहाँ से मिल जाएगा। रोल नंबर है 1 2 3, जो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूला के अंदर हम दो बार मैच फॉर्मूला लगा दे तो हमको रोल नंबर कॉलम नंबर से नहीं, डायरेक्ट वैल्यू निकल निकाल के मिल जाएगी। इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ हिंट देता हूँ कि वो कैसे काम करता है। वो आप मेरे इंडेक्स और मैच के वीडियो में जाके देख सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग लेता हूँ और यहाँ पे भी वापस एक फॉर्मेटिंग लेता हूँ। यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन बनाता हूँ इन सारे नाम के लिए, और डेटा के अंदर जाते हैं। डेटा के अंदर जाके डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। डेटा वैलिडेशन के अंदर जाकर के लिस्ट में जाकर के ये सारे नाम की एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं और इसको ओके करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नाम की ड्रॉप डाउन बन गई। और फिर यहाँ पे आते हैं
यहाँ पे हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट नंबर की ड्रॉप डाउन। तो यहाँ यहाँ पे इसकी ड्रॉप डाउन बनाते हैं पूरे की। अब जिसके बारे में मैं अभी इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया और ऑलरेडी मेरा इसके ऊपर अच्छा खासा वीडियो है और बहुत डिटेल में बनाया गया वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देख लोगे और आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। इंडेक्स के साथ मैच कैसे लगाते हैं एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इक्वल टू हमने लिया इंडेक्स और इंडेक्स के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट दिया। ब्रैकेट के अंदर हमको लेना है एरे। एरे को हम यहाँ से लेते हैं, एरे को हम यहाँ से लेते हैं। उसके बाद कोमा, इसके बाद दूसरा आर्गुमेंट है रो नंबर। रो नंबर को हम मैच फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। मैच लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारे यहाँ पे है। आप इसके लिए मेरा इंडेक्स और मैच का वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद मैं फिर से इंडेक्स और मैच को ले रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ से मैं लगाता हूँ इंडेक्स और इंडेक्स लगाने के बाद हमको लेना है एरे। तो हम यहाँ से एरे लेंगे और शिफ्ट दबाते हुए हम एरे लेंगे। फिर आएंगे कोमा, कोमा के बाद हमको यहाँ देना है रो नंबर। रो नंबर को मैच से फाइंड करेंगे, यानी मैच फाइंड करेगा रो नंबर को। हमने यहाँ मैच लगाया। अब ये लुकअप वैल्यू, उसको लुकअप वैल्यू चाहिए जो कि यहाँ पे है। और लुकअप वैल्यू के बाद लुकअप एरे, लुकअप एरे हमारा कहाँ पे है? लुकअप एरे जो हम हमारा ये नाम है उसका लुकअप एरे ये वाला रहेगा। यहाँ पे वो फाइंड करेगा कि कितने नंबर पे जो हमने लुकअप वैल्यू दी है वो कितने नंबर पे है, और वो नंबर इंडेक्स फॉर्मूला के लिए रो नंबर बन जाएगा। मैच फॉर्मूला जीरो से खत्म होता है, हमने जीरो लगाया तो मैच खत्म हो गया। अब इसके बाद इसका जो कॉमा देने के बाद रो नंबर खत्म हो गया। अब यहाँ से कॉलम नंबर देना है। कॉलम नंबर भी मैच से ही फाइंड करेंगे। मैच फॉर्मूला लगाया और कॉलम नंबर के लिए हम लुकअप वैल्यू को यहाँ से लेंगे, कॉमा लुकअप एरे, जो एरे इसकी है वो लुकअप एरे हमारी ये वाली रहेगी, कॉमा, और उसके बाद जीरो से इसको फिनिश करेंगे। दोस्तों इंडेक्स के भी, इंडेक्स और वी लुकअप के मेरे चैनल के अंदर कई वीडियो हैं। आप इंडेक्स के अंदर जा करके इंडेक्स फॉर्मूला का वीडियो देख सकते हैं। और वी लुकअप के लिए भी, वी लुकअप के कई वीडियो हैं मेरे चैनल में जो कि आप चैनल के अंदर जा करके देख सकते हैं। वी लुकअप के कई वीडियो हैं। मेरी यहाँ पे कुछ स्पेलिंग गलत हो रही है। दोस्तों नेट का कुछ इशू हुआ है, इसके लिए शायद मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आप चैनल में जा करके, वीडियोज के अंदर जा करके आप नीचे के बहुत सारे वीडियो है जिसके अंदर वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स और बहुत वीडियो है। और हर वीडियो में कोशिश की गई है कि बहुत डिटेल में बताने के लिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वी लुकअप मैच और भी वीडियो है, एच लुकअप फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोगों का कोई भी फीडबैक है तो जरूर लिखें। दोस्तों
ये वीडियो को में बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की जाती है, बनाने में बहुत मेहनत की जाती है, तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर और एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर।